पापा की जितनी सेविंग थी वो पूरी सेविंग चली गई थी आईआईटी के प्रिपरेशन के में जो फीस है उसमें देने में। मुझे लगने लगा कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ। एक रात को मैं छत पर सिर्फ रोए जा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उस समय मैंने पापा को कॉल किया और मैंने बोला पापा आई एम रियली सॉरी, मैंने मैंने सब खत्म कर दिया। बिल्कुल एकदम एनर्जी लॉस हो रही थी, तो आई ऑलमोस्ट गेव अप। और इसी बीच फिर हमें पता चला शार्क टैंक के बारे में। किसी भी देश के शहरों की नींव होती है उसकी वाटर और सैनिटेशन की इकोसिस्टम। चाहे हम वाटर पाइपलाइंस की बात करें, सीवर लाइंस की बात करें या सेप्टिक टैंक्स की बात करें। और ये प्रॉब्लम्स आज अंडरग्राउंड हैं। और इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और सिटीज़ को स्मार्ट बनाने के लिए हमारी आस्क है आज आपसे 90 लाख इन एक्सचेंज फॉर 2% ऑफ इक्विटी। नहीं नहीं, मैं आज इन्वेस्टमेंट मांगने नहीं आया हूँ। आज मैं इस मंच के साथ अपनी स्टोरी आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। मैं दिवांशु कुमार, को फाउंडर ऑफ सॉलनस इंटीग्रिटी और इन्वॉल्व, कैसे बिहार से निकलकर मेरी जर्नी शार्क टैंक तक पहुंची, उसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। तो मैं गया बिहार से हूं, वहीं पर पला बड़ा। और स्कूलिंग काफ़ी एक लो इनकम प्राइवेट स्कूल से हुई। अगर बताऊं इस तरह से तो कहने को स्कूल इंग्लिश मीडियम था, लेकिन हमारे पास 6-6 महीने तक इंग्लिश के टीचर्स नहीं थे। तो लैंग्वेज उतनी अच्छी मतलब पकड़ नहीं बनी इंग्लिश पे। लेकिन फिर भी मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि 1-2 टीचर मिले जिन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लोरेटरी वे में हमें पढ़ाया। और मेरा ऐसा था कि स्कूल के बाद मैं एक टीचर थे टी आर दास सर, उनके पास बैठ जाता था और 4-4 घंटे बस वहीं पर जाके पढ़ता था, उनसे साइंस की बातें करता था। तो काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्ट आया उससे। और मेरी जर्नी लगभग 8वीं कक्षा तक वैसे ही थी। और लाइफ में एक अच्छा मोड़ आया वहाँ पर जब 9th में मेरा एक एडमिशन काफ़ी अच्छे स्कूल में हुआ। और मुझे तो लगता है काफ़ी लक था वहाँ पर, क्योंकि एक ही बॉयज़ सीट खाली था। जनरली 9th में एडमिशन होता नहीं है, और उसमें हो गया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जब हो गया तो आई थिंक वो एक लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट था, क्योंकि जब मैं उस स्कूल में गया तो मुझे पहली बार इंटरनेट वगैरह के बारे में पता चला। और एक छोटी-सी मतलब कहानी है वहाँ पर, जब लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने ईमेल के बारे में बताया और मुझे ईमेल से मैंने कनेक्ट किया लेटर। तो हुआ क्या कि मुझे समझ में नहीं आया कि यार ईमेल हम कहीं से भी कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि लेटर तो हमें हमेशा एक अपने घर पे पहुँचाया जाता है। तो इस लेवल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी हमारे पास। लेकिन फिर वैसे ही जैसे-जैसे हमारा एक्सपोज़र बढ़ा, फिर चीज़ें नई-नई चीज़ें समझ में आई। दोस्त अच्छे मिले जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया। और वहाँ पर 1-2 स्कूल फ्रेंड्स मिले जिनके साथ हमने डिसाइड किया कि आईआईटी हमें करना है और उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। पहली बार हमने सोचा कि हम बिहार से बाहर निकलेंगे और तैयारी के लिए हम दिल्ली गए। कल हमने पूरा कंप्लीट फ़ोकस के साथ आईआईटी की तैयारी करनी शुरू की और सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि लगभग जब 1.5 साल हो गया था, तो पहली बार किसी एक दोस्त ने बताया कि आइवी लीग कॉलेजेस में भी हम बीटेक कर सकते हैं। एमआईटी, हार्वर्ड, वो सब फुल स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में हमें ऑफ़र करती है। तो मुझे लगा यार ये तो सही है, और पता चला कि उनका सिलेक्शन रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने उसकी भी तैयारी बीच में शुरू कर दी, आईआईटी की प्रिपरेशन ड्रॉप करके। एक जो गलती की जो बचपना था वो समझ नहीं था आया कि जब आइवी लीग की जो सिलेक्शन होती है वो सिर्फ़ एक सिंगल एग्ज़ाम जो एसएटी होता है उसके लिए नहीं होती। वो बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर परफ़ॉर्मेंस वग़ैरह ले करके करते हैं, और वो मुझे पता नहीं था। तो इवन दो एग्ज़ाम्स क्लियर हुए, लेकिन उसके बाद जो उसका प्रोसेस था उसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया। और वो एक काफ़ी लो फ़ेज़ था, बिकॉज़ लगभग 3 महीने, क्योंकि उसमें एसएटी प्रिपरेशन में इंग्लिश की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो मैंने साइंस और मैथ्स की प्रिपरेशन ड्रॉप करके जो आईआईटी के लिए इम्पोर्टेंट थी, मैंने सिर्फ़ इंग्लिश की पढ़ाई की 3 महीने। और जब वो हुआ, तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि यार ना तो मेरा इस एग्ज़ाम में अच्छा हुआ, जो कि बाहर जाने का जो सपना था वो तो ख़ैर कैंसल हो ही गया। और जो 3 महीने जो मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन छोड़ी एकदम ऐन मौके पर, तो काफ़ी टूट-सा गया था, क्योंकि बाकी सब आस-पास के लोग बोल रहे थे कि तुमने मतलब मम्मी-पापा के इतने पैसे लगा कर के आए, क्योंकि हम 2 मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो पापा की जितनी सेविंग थी वो पूरी सेविंग चली गई थी आईआईटी के प्रिपरेशन के में जो फ़ीस है उसमें देने में। और मैंने उसको मतलब वो काफ़ी स्क्रू अप हो गया था। तो फिर क्या हुआ कि मुझे लगने लगा कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ। और स्कूल जाने का मन नहीं करता था, कोचिंग जाने का मन नहीं करता था। मुझे याद है एक रात को मैं छत पर सिर्फ़ रोए जा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। आस-पास के इतने मतलब 1-2 बार अंकल ने कॉल किया था, उन्होंने बोला था कि बेटा तुम आईआईटी निकालने आए थे, बोर्ड में भी मतलब तुम पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्कूल तो अच्छे से कर नहीं रहे थे तुम। और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? उस समय मैंने पापा को कॉल किया और मैंने बोला पापा आई एम रियली सॉरी, मैंने मैंने सब खत्म कर दिया। और आई थिंक मैं खूब रोया 10-15 मिनट तक। और उसके बाद फिर पापा ने सुना और उन्होंने
मुझे एक बात कही, जो मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ का गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया है। उन्होंने बोला कि बेटा, अगर तुम सब कुछ छोड़ करके भी अभी मेरे पास वापस आ जाते हो, तो भी मुझे कोई भी गम नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि हम वापस फिर भी शुरू कर सकते हैं। और उस समय मुझे ये लगा कि ये इंसान जिसने अपनी लाइफ की सिग्निफिकेंट सेविंग्स मुझे आईआईटी की तैयारी करने में मतलब लगा दी, वो जब ये सोच सकता है कि हम वापस शुरू कर सकते हैं, तो मैं तो फिर भी मतलब शुरू कर सकता हूँ। अभी तो मेरी ज़िंदगी शुरू ही हुई है। और उसके बाद आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चेंज आया। ऑफ कोर्स जेईई की प्रिपरेशन फुल स्विंग में फिर वापस शुरू की। 12th बोर्ड में आई थिंक आई वाज़ द टॉप 3 स्टूडेंट इन द स्कूल, गॉट मोर देन 95%। जेईई मेंस में काफ़ी अच्छा रैंक आया था, 700 के आसपास। जेईई एडवांस क्लियर हुआ, जो ब्रांच चाहिए था मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो मिला। एंडेड अप एट आईआईटी मद्रास, जिसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो वहाँ पर आके फिर लगा कि यार अब हम इसको चीज़ों को रीबिल्ड करेंगे। और मेरा पूरा का पूरा जो फ़ोकस था वहाँ पर, वो था कि जितना ज़्यादा सीख सकता हूँ, जितनी ज़्यादा चीज़ें सीख सकता हूँ, वो करूँगा। तो काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, काफ़ी सारी चीज़ें की। और इसी दौरान सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में मुझे एक दोस्त मिला, जिसने फर्स्ट टाइम मुझे एंटरप्रेन्योरशिप से इंट्रोड्यूस कराया। उसके पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम कॉलेज में रह कर के अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। और जब ये हुआ तो फिर मैंने देखा कि वो अपना एक फैशन स्टार्टअप कर रहा था, और मुझे लगा कि यार इस तरह की चीज़ें तो मैं भी कर सकता हूँ। और उस समय मैं एक अवंती फेलोज़ नाम के ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था, जो एजुकेशन में काम कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं भी एजुकेशन में मेरा एक आइडिया है, वो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो जब वो मैंने ट्राई किया, तो वहाँ से मेरा फर्स्ट स्टार्टअप एक्सपीरियंस आया। जस्ट एज़ अ पायलट हम उसको करना चाहते थे। दिल्ली में हमने फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट किया था। उसका लगभग 2.5 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट बन रहा था, बट हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। तो हमने बहुत तरह के जुगाड़ करके हमने लगभग 22,000 में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। और वहाँ पर काफ़ी एक अच्छी लर्निंग मुझे मिली कि अगर हम कभी कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, तो हमेशा हम एक अपना तरीका ढूँढ लेते हैं चीज़ों को करने का, और हमें गिव अप नहीं करना चाहिए वहाँ पर। और वहाँ से मेरी फर्स्ट स्टार्टअप की जर्नी शुरू हुई, जो कि एजुकेशन में थी। स्टार्टअप का नाम था इन्वॉल्व। आईआईटी से ही मेरा एक को-फाउंडर सम्यक जैन साथ में जुड़ा, और भी 1-2 लोग जुड़े, और हमने वहाँ से अपनी फर्स्ट कंपनी की शुरुआत की। तो फर्स्ट स्टार्टअप का एक इंसिडेंट फिर साझा करना चाहूँगा आप सबके साथ। हुआ क्या था कि हमने बहुत ही जोश में शुरू कर दिया था कि हम तो स्टार्टअप बना लेंगे, सब कुछ है हमारे पास, जबकि हमारे पास कुछ था नहीं ज़्यादा। और हमने 2 गलतियाँ करी वहाँ पर। पहली गलती ये करी, हम चेन्नई में अपना काम शुरू कर रहे थे, और किसी भी टीम मेंबर को तमिल नहीं आता था, और वो हमें शुरू में रियलाइज़ ही नहीं हुआ। और दूसरी गलती ये करी, हमारे पास कोई भी कस्टमर ऑन बोर्ड नहीं था। तो हुआ क्या कि जब हम लोग शुरू में सोचा कि ठीक है 2-3 महीने थोड़ा फाइट मार लेंगे, तो 2-3 महीने हमने काफ़ी ज़्यादा फाइट की, और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आ गया था जहाँ पर इवन दो हमें कस्टमर मिला और उन्होंने पे भी किया 1 महीने तक, उन्होंने 1.5 महीने में फिर हमें स्कूल से निकाल दिया। और ये मिड ऑफ द ईयर था, हमारे पास 2 फुल टाइम लोग थे, और कॉलेज चल रहा था, और ना तो उन्हें देने के लिए पैसे थे, ना तो कोई स्कूल था जिससे रेवेन्यू आने वाला था। तो वो 2 महीने पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप का स्ट्रगल समझ में आया कि कंपनी को ज़िंदा रखने के लिए क्या करना पड़ता है। मुझे याद है, मैं 8 से 2 तक कॉलेज करता था, सारे क्लासेस करता था। 2 से 8 बजे तक मैं फिर इन्वॉल्व में काम करता था, जो भी टीम के साथ है, स्कूल जाना, बिज़नेस डेवलप करना एंड सो ऑन। और उसके बाद फिर डिनर करके मैं 3 घंटे आईआईटी की कोचिंग लेता था, और उससे जो पैसे आते थे, उससे फिर इन्वॉल्व 2 महीने चलाया मैंने। लेकिन 2 महीने चलाते-चलाते ऐसा लगा कि यार ये तो सस्टेनेबल नहीं है, बिल्कुल एकदम एनर्जी लॉस हो रही थी। तो आई ऑलमोस्ट गिव अप। लेकिन वहाँ पर फिर एक मेंटर आया, उन्होंने मतलब सपोर्ट किया और फिर बोला कि अभी जो तुम्हारा पूरा फ़ोकस है वो कंपनी पे होना चाहिए। तो जो भी छोटी-मोटी चैलेंजेज़ है वो मैं सपोर्ट कर दूँगा, और फिर हम फिगर आउट करते हैं। तो वहाँ से फिर हम लोग वहाँ से निकले, और हमारी जो वैली ऑफ डेथ थी वो मतलब हमने क्रॉस किया। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली कि अगर लोग साथ में रहे तो चीज़ें हम बिल्ड कर सकते हैं। और वही ये चल रहा था, और उसके बाद फिर फाइनल ईयर कॉलेज में आया मैं, जहाँ पर सबको एक कॉलेज प्रोजेक्ट करना होता है। तो वहाँ पर जब मैं प्रोफ़ेसर के पास गया, डॉक्टर प्रभु राजगोपाल, तो मैंने उनको बोला कि सर, मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें सोशल इम्पैक्ट हो। काफ़ी इंक्लिनेशन था कुछ सोशल इम्पैक्ट करने का, इवन इन्वॉल्व के थ्रू और इसके थ्रू भी। तो उन्होंने बोला कि यार देखो, एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, जो काफ़ी सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं है। ये हम लोग रोबोट टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स के लिए। तो मैंने बोला कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो मतलब अच्छी लग रही है। तो शुरू के 2-3 महीने में मैंने एक बेसिक अपग्रेड वर्ज़न बनाया जो पहले से था, और मैंने बोला कि सर प्रोजेक्ट हो गया है, एंड ही वाज़ लाइक हाँ, ठीक है, लग रहा है। तो खत्म हो गया हमारा। लेकिन फॉर्च्यूनेटली क्या हुआ कि हमें एक चांस मिला इस टेक्नोलॉजी को, जो मैनुअल स्कैवेंजर, सफाई कर्मचारी जो बोलते हैं, उनके सामने दिखाने का। और उन्होंने देखा और वो हँसने लगे। मतलब मुझे तमिल समझ में नहीं आ रही थी, बट वो हँस रहे थे और बोल रहे थे ये क्या खिलौना है। तो मेरे जो आईआईटी का जो ईगो था उसको काफ़ी हर्ट हुआ। मैंने बोला कि यार हमने इतना टेक्नोलॉजी लगा के बनाया, इतना रिसर्च करके बनाया, और ये लोग ऐसे हँस रहे हैं।
लेकिन फिर उन्होंने पूछा क्वेश्चन कि तुमने कभी एक सेप्टिक टैंक देखा भी है क्या? कभी क्लीनिंग होते हुए देखा है हम कैसे करते हैं? क्या एनवायरनमेंट होता है? क्या डेंजर होता है उसका? और रियलिटी था कि मुझे नहीं पता था। मैंने कभी उस एनवायरनमेंट को समझा ही नहीं। हमारे पास बस एकेडमिक रिसर्च था, बट रियल ऑन ग्राउंड नॉलेज हमारे पास नहीं था। तो फिर मैंने उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, वो देखा रात में, कोई फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी हम तब जाके देखे, हम समझे क्या होता है। और जब उनकी कंडीशन देखी, तो लगा कि हम इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर चुके हैं इंडिया में, हम मतलब मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक बेसिक टेक्नोलॉजी अभी नहीं अवेलेबल है, जो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकता है। तो उस समय मुझे लगा कि या कुछ भी करूँगा, एक बेसिक 100% फुल हार्टेड शॉट तो ज़रूर दूँगा इसको बनाने के लिए। और फिर वापस आया, प्रोफ़ेसर के साथ डिस्कस किया, पूरा डिज़ाइन चेंज किया और 9 महीने में फिर एक प्रोटोटाइप डेवलप किया, जो फिर हम उनके पास वापस लेके गए और उन्हें लगा कि हाँ, ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, ये काम कर सकता है। और उसी दरमियाँ हमारे पास फिर 1-2 अवार्ड्स भी हमें मिले, 1-2 लोगों ने काफ़ी सराहा इस प्रोडक्ट को। जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो इसे बेस्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला, जो कि वी वर अवॉर्डेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिला चीज़ों को आगे बढ़ाने का। उसके बाद क्या हुआ कि हम उसको कर रहे थे और हमें लगा था कि हम इसको आगे तो लेके जाएँगे, कि हमने बोला कि हम सोलनस को स्थापित करेंगे। तो 2018 में हमने उसको रजिस्टर किया और उसके बाद हम उसको धीरे-धीरे चला रहे थे, क्योंकि हमारे पास इनिशियली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट नहीं था और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी टाइम लग रहा था। तो लगभग 2 साल फिर हम लोग धीरे-धीरे प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे और उसके बाद फिर कोविड आ गया। और उसमें तो हम सबको पता है कि क्या हुआ। और हमारा तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप था, तो उसमें काफ़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमें ज़रूरी था कि लोग साथ में मिलकर काम करें, साथ में प्रोडक्ट बनाएँ और हम अलग-अलग जगह पे थे। तो फिर भी टीम ने काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेट किया, जो भी टेक्निकल टीम थी, उन्होंने वीडियो कॉल्स के थ्रू डिज़ाइन वगैरह देख रहे थे, वेंडर से बात कर रहे थे और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, हम तुरंत आकर के डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना शुरू कर दिए, टेस्टिंग वगैरह करना शुरू कर दिए। और उसी दौरान हमने फर्स्ट प्रोडक्ट अपना फिर मार्केट में लॉन्च किया, जो वाटर पाइपलाइन इंस्पेक्शंस के लिए हम कर रहे थे। और हमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिला देखने के लिए, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि हाँ, इस तरह की भी टेक्नोलॉजी बन सकती है, जिससे हम वाटर सेविंग कर सकते हैं, वाटर इश्यूज़ जो अंडरग्राउंड है उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, बिना रोड्स वगैरह को बहुत ज़्यादा खोदे हुए, बिना अपने ट्रैफ़िक वगैरह को जाम किए हुए, जो कि हमारा करंट अभी प्रॉब्लम हम देखते हैं। और उसी दौरान फिर जो हमारा सेप्टिक टैंक क्लीनिंग सॉल्यूशन है, वो भी हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया मार्केट में और लोगों ने देखा कि हाँ, ये तो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो वो चल रहा था और इसी बीच फिर हमें पता चला शार्क टैंक के बारे में। तो लास्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा और बहुत लोगों ने हमें बोला भी कि तुम्हें शार्क टैंक में जाना चाहिए। तो हमने बोला कि ठीक है, अप्लाई करने में क्या दिक्कत है, एक बार चल के देख लेते हैं। तो जो भी राउंड ऑफ प्रोसेस था उसका, पहले डिटेल्ड राउंड, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद फिर जो ऑडिशन था उनका मुंबई में, हमने सब कुछ अच्छे से किया और फिर फाइनली हमें कॉल आया कि हम एक्चुअल पिच करेंगे। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। लेकिन जब हम वहाँ पर गए और जो हमारा पूरा पिच शुरू हुआ, तो काफ़ी अच्छा गया हमारे एक्सपेक्टेशन से। बातचीत जब हम कर रहे थे तो सडनली फर्स्ट टाइम फिर नमिता और अमित का ऑफ़र आया और हमें लगा कि चलो ठीक है, मतलब सही चल रहा है। और उनका ऑफ़र आया और फिर हमें अनुपम और पीयूष का भी ऑफ़र आ गया। तो फिर हमें लगा कि यार, समझ में तो आ रहा है। और 1-2 क्वेश्चन भी थे शार्क्स के, जो कि काफ़ी अच्छे आए। अनुपम का एक क्वेश्चन था कि तुम गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करोगे, जो अंडर द टेबल डीलिंग्स कभी-कभी होती हैं, या फिर जो पेमेंट के इश्यूज़ होते हैं उसको तुम कैसे हैंडल करोगे। पीयूष का क्वेश्चन था कि इस प्रोडक्ट को तुम कैसे मासेस तक लेके जा सकते हो, क्योंकि उसे हमें इतना अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा कि हम हर एक गाँव में इस प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं और उनका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा स्केल अपना भी सोचने के लिए मतलब फिर पुश किया कि हम इसको कितना बड़ा बना सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। और ऑफ कोर्स फिर हमें ऑफ़र मिला और हमने जो बेस्ट हमें ऑफ़र लगा फिर हमने वो चुना। तो उसके बाद जो था, हमने वो फीडबैक लिया और हमने सोचा कि हम इसको और कैसे बड़ा बना सकते हैं, और उसके थ्रू हमारा जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, हमारा जो बिज़नेस की तरफ से हमने जो एक्सपेंशन सोचा, वो काफ़ी हमने अच्छे से किया। जब शार्क टैंक एयर आया, तो अगेन मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हमें काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आएँगे, बट विदिन 3 डेज़ मेरे को लगता है कि मुझे 450-500 से ज़्यादा कॉल आए अक्रॉस द कंट्री, लोग जो कि चाहते थे कि वो इधर इसके डिस्ट्रीब्यूटर बने और इसको ये गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस कराएँ, या फिर जस्ट एक्टिव सिटीज़न्स जिनका वेल विशिंग था कि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड वी आर ग्लैड दैट somebody as energetic as this team is working on this। तो काफ़ी अच्छा प्यार वहाँ से महसूस हुआ। अभी हमें काफ़ी अच्छे लीड्स मिले हैं। हम अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग राज्यों में हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और चैनल पार्टनर्स बना रहे हैं, ताकि हमें बड़े स्केल पर बिज़नेस मिल पाए। और हमें लगता है कि अभी तो शुरुआत है, हम विदिन 1 और 2 ईयर्स हम काफ़ी
डीप लेवल पे गाँव में, शहरों में हम अपना इम्पैक्ट देख पाएँगे, अपने प्रोडक्ट का सक्सेस देख पाएँगे। तो अभी हमने कम से कम 10 शहरों में हम काम कर चुके हैं और 3 राज्यों में हमारा प्रोडक्ट अभी एक्टिव है। हम कोयंबटूर, त्रिची, चेन्नई, उल्हासनगर, विशाखापट्टनम जैसे वेरियस शहरों में हमने अपना प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और हमने इम्पैक्ट उसका देखा है। अभी हमने रिसेंटली अहमदाबाद गुजरात में डाला है, छत्तीसगढ़ में हम डाल रहे हैं, बिहार में हम जाना चाहते हैं। हमें लगता है कि बिहार और झारखंड ऐसे जो राज्य हैं या जो यूपी हैं, उसमें हमारे प्रोडक्ट का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आज अपनी कहानी के ज़रिए बिहारी लोगों को और बिहारी एंटरप्रेन्योर जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि हमारी जर्नी में एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन ये रहा है कि हमें हमेशा एग्जैक्ट अपना रास्ता नहीं पता होता कि हम कैसे अपने ड्रीम तक पहुँचेंगे और उस टाइम कई बार अपना ड्रीम्स के लिए हम फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते। मुझे ऐसा समझ में आया कि अगर हमें फर्स्ट या सेकंड स्टेप भी अगर हमें दिख रहा है अपनी ड्रीम की तरफ, तो हमें वो ले लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस होता है। हम अपना जब फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो हमें नेक्स्ट 2 स्टेप दिखता है, नेक्स्ट 2 स्टेप लेते हैं तो फिर बाकी का नेक्स्ट 2 स्टेप दिखता है और इसी के जरिए हम अपना पूरा जर्नी कवर करते हैं और अपने ड्रीम्स तक पहुँचते हैं। दूसरी जो मुझे लगता है एक लर्निंग है कि हम कभी भी कुछ अपना बिल्ड करना चाहते हैं तो हमेशा हमें लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो हमारी टीम है वही बैकबोन और फाउंडेशन होती है हमारे जर्नी में, और जब हम बड़ा बनते हैं तो उसी टीम के जरिए बनते हैं। स्पेशली अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ पर आई थिंक आई डिड नॉट हैव मच टू लूज़। और अगर हम इस सोच से चलते हैं कि हम फेलियर के बाद दोबारा कभी भी शुरू कर सकते हैं, अगर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है खुद में, तो जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है। बिकॉज कभी भी आप फिर बड़ी बड़ी जब चुनौतियाँ आती हैं तो आप उससे घबराते नहीं हैं, आप हमेशा उसे एक लर्निंग मान करके आप नए सिरे से शुरू करते हैं। और ऐसे इंसान जो कभी अपनी चुनौतियों से डरता नहीं और वो हमेशा शुरू कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बिहार से निकलकर शार्क टैंक के मंच तक पहुंचने वाले बिहारियों की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें जोश टॉक बिहार के साथ।